सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ। सबसे पहले कल हमने देखा था किस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफकेस को पारंपरिक बही खाता के साथ बदल दिया था। इसका सही आंसर है 2019। उसके बाद हमने देखा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अब तक लगातार कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है, और इसका सही आंसर है 5 बार। आगे बढ़ते हैं, वित्त से ही संबंधित अगला क्वेश्चन था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में उल्लेखित सप्तऋषि शब्द। सबसे ज्यादा डिस्कस किया था हमने इस शब्द के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है 7 लक्ष्य, 7 एम इसका सही अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर था 2020। काफी चर्चा में रहा है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जब से कोरोना काल का टाइम रहा है, इसलिए ये जानना कि ये किस वर्ष चालू हुआ था आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के एक सिटी का नाम बदलकर हिंद सिटी किया गया है? इसके बारे में भी कल हमने काफी डिस्कस किया था, और इसका सही आंसर था यूएई। आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण का भागीदार देश कौन होगा? इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह मुख्य रूप से क्या थे? कल काफी सारी जानकारी हमने दिया था इनके बारे में। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कहां मनाया जाएगा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलोर में मनाया जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में आने की इनकी काफी संभावना है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ताकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 फरवरी। वैदू शब्द पे हमने काफी कल डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है प्रौद्योगिकी कंपनी, और ये चाइना का एक सर्च इंजन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कल का सवाल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहां संबोधित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमने आपको दिया था महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हमने दिया था आपको गुजरात, सी ऑप्शन दिया था हमने राजस्थान, और डी ऑप्शन दिया था हमने उत्तर प्रदेश, और इसका सही आंसर है राजस्थान। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में किस अनाज को सुपरफूड की संज्ञा दी जाती है? इस समय यह शब्द वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है दलहनी अनाज, सी ऑप्शन है मोटा अनाज, और डी ऑप्शन है चावल। इसका सही आंसर है सी मोटा अनाज। मोटा अनाज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को ही मिलेट्स कहा जाता है। इन्हें सुपरफूड भी कहा जाता है, सुपरफूड की भी संज्ञा दी जाती है। सुपरफूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खाना होता है, इसलिए इन्हें सुपरफूड कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसे श्री अन्न कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है अभी। यहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि श्री अन्न शब्द किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना है मिलेट्स यानी मोटे अनाजों से संबंधित है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, यदि पूछा जाए श्री अन्न किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना है मोटे अनाज या मिलेट्स से संबंधित है। साथ ही इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एमपी फिलहाल मिलेट्स उत्पादन में देश के दूसरे नंबर पर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एमपीपीएससी से के अलावा जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमपी से संबंधित सरकारी
सरकारी एग्ज़ाम्स की, सरकारी जॉब्स की, उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोटा अनाज में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, तो आपको दूसरा याद रखना है। उसके बाद पहला स्थान छत्तीसगढ़ रखता है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है और हमसे ही अलग हुआ है, इसलिए पहला स्थान भी याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं। बीजों से संबंधित और उनकी किस्में कौन कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। कोदो की बात करें तो इनसे संबंधित किस्में हैं बड़ी कोदो, लदरी कोदो, छोटी कोदो, बहेरा कोदो। इसके बाद जब कुटकी की बात करते हैं तो सफ़ेद कुटकी, बड़ी डोंगर, लाल डोंगर, सीता ही नाग दमन, मदेली, चार कुटकी, छोटी कुटकी, बिरनी कुटकी। इसके बाद जब हम सावा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भालू, कुसवा और छीदी आते हैं। इसी प्रकार मढ़िया की बात करते हैं तो लाल, गोदपारी, चावर, मामूठ आते हैं। सलहार की बात करें तो बैगा, एंठी और काढ़ा इसकी किस्में हैं। इसी तरह काक की जब बात करते हैं तो भूरसा, सफ़ेद, लाल कलकी, करिया कलकी इसके किस्में हैं। दलहनी की बात करते हैं तो बैगा दरार, छुछुर, बिदरी, हिरवा, सुतक इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश के किस एक नगर का नाम बदलकर जगदीश नगर कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह के नाम बदले जाते हैं वो एग्जामिनेशन के जो पेपर सेट करते हैं उनके लिए इस तरह के पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में भोपाल है, बी में इस्लाम नगर है, सी में अहमदनगर है और डी में जहांगीराबाद है। और इसका सही आंसर बी इस्लाम नगर है। इस्लाम नगर है। इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थिति जान लेते हैं। भोपाल के निकट इस्लाम नगर का नाम जगदीश नगर कर दिया गया है, मतलब ये भोपाल के निकट है। भोपाल से 14 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक धरोहर को समेटे है। खूबसूरत गांव है ये। उसके अलावा यह 17वीं शताब्दी के किले देखने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर 17वीं शताब्दी के किले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जगदीशपुर में 11वीं शताब्दी के परमार कालीन मंदिर, क्या इंपॉर्टेंट है, परमार कालीन मंदिर के पत्थर और मूर्तियां यहाँ पर मिलती हैं। इसे गोंड महल भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि गोंड महल कहाँ से संबंधित है और कहाँ पर स्थित है, तो आपको जगदीश नगर सही टिक करना है। 1715 में दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया है। जब आप भोपाल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्त मोहम्मद खान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। तब से इसका नाम इस्लाम नगर था। इस्लाम नगर दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ही बसाया गया एक नगर था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो और अधिक डिटेल में आप इसके बारे में जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित एक बात हम और जान लेते हैं कि नाम का परिवर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी शहर या गांव का नाम बदलने की प्रोसेस की शुरुआत ग्राम सभा या नगरीय निकाय के प्रस्ताव से ही पारित वहीं से शुरू होती है। मतलब जिस ग्राम का है या जिस नगर का है, इसकी शुरुआत वहीं से होती है। यह प्रस्ताव प्रशासन के राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। फिर राज्य सरकार अपनी अनुशंसा के साथ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे स्वीकार या खारिज कर सकता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है नाम को बदलना, आप याद रखिएगा। अगर स्वीकार होता है तो राज्य सरकार शहर या गांव का नाम को बदलने की अधिसूचना जारी कर सकता है। और अधिसूचना किस में जारी करेगा? सरकारी गजट में पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संबंधित विभागों को नाम बदलने के लिए कॉपी भेजी जाती है। सभी विभागों के चालू कागजातों में नाम बदलने का काम शुरू हो जाता है। फिर सरकारी साइन बोर्ड में इसके नाम बदले जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी नगर का यदि आप नाम बदलना चाहते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? ये बहुत दिनों से चर्चा में रही है, इसलिए आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश व बिहार, सी ऑप्शन है उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश व बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट केवल ना केवल मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे भारत के लिहाज से ये लिंक केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बजट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना बजट रखा गया है, तो 3500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना प्लान का पहला प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। केन नदी का नाम बेतवा नदी में केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक बनाई जाएगी। ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखने वाला है। आप मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या व्यापम जैसे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा किस क्षेत्र को होने वाला है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को होने वाला है, जहां अभी पानी की बहुत अधिक कमी है, ठीक है। इनमें मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। 9 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो 9 जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आईसेट डील साइन की है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है फ्रांस। और इसका सही आंसर है सी अमेरिका। आईसेट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पूरा नाम इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। भारत अमेरिका संबंधों में आईसेट को नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता है। एक बड़ा कदम बताया गया है दोनों के संबंधों में। इसके बाद इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखलाओं का निर्माण करके और वस्तुओं के सह विकास और सह उत्पादन का समर्थन करके दोनों देशों को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी रूप में स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत विश्व अंतः धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व अंतः धार्मिक सद्भाव, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए में भारत दिया हुआ है, बी में जापान दिया हुआ है, सी में संयुक्त राष्ट्र महासभा दिया हुआ है और डी में अमेरिका दिया हुआ है। और इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक लोग वर्ल्ड इंटरफेस हार्मनी वीक मतलब विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाते हैं। कब से कब मनाते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 1 से 7 फरवरी के बीच में, ठीक है। यह विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव से आया है जो धर्मों के बीच शांति के विश्वव्यापी उत्सव का आह्वान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का लक्ष्य लोगों को एक साथ लाना, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करते हों, ठीक है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र में वर्ल्ड इंटरफेस हार्मनी वीक के विचार के साथ आया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 फरवरी, बी ऑप्शन है 2 फरवरी, सी ऑप्शन है 3 फरवरी और डी ऑप्शन है 4 फरवरी। और इसका सही आंसर है 2 फरवरी।
इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र आर्द्र भूमि वेटलैंड कहलाते हैं। यह भूमि जैव विविधता से भी समृद्ध होती है। जैव विविधता का मतलब कि यहाँ पर पेड़ पौधे पक्षी सबकी प्रजातियां, भिन्न भिन्न प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विषय है वेटलैंड रेस्टोरेशन। क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल के किस जिले ने 10,000 एमएसएमई यूनिट्स की स्थापना के साथ राज्य में टॉप किया है? ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है केरल राज्य के लिए। ए कुर्नूल, बी एर्नाकुलम, सी माहे और डी कोच्चि। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है एर्नाकुलम। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं केरल शहर के बारे में और अन्य चीजों के बारे में। केरल शहर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष घोषित किया है। यह अभियान राज्य के विभिन्न हिस्सों में माई एंटरप्राइज नेशन प्राइड टैगलाइन के साथ आयोजित किया गया है। केरल के विषय में कुछ अन्य तथ्य हम आपको प्रदान कर रहे हैं। एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी श्री शंकराचार्य की जन्मस्थली है, ये याद रखना है आपको। केरल का पुराना नाम त्रावणकोर है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थेय्यम और ठुलाल भी आपको याद रखना है। अनामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप भूगोल में पढ़ते हैं। केरल में मसालों के बड़े बड़े बाग हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। केरल भारत के 91% रबर का उत्पादन करता है। आप समझ सकते हैं 91% कितना ज्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट में साल 2047 तक किस रोग से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एड्स है, बी हीमोफीलिया है, सी टर्नर सिंड्रोम है, डी एनीमिया है। इसका सही आंसर एनीमिया है। केंद्रीय बजट में साल 2047 तक किस रोग से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके आंसर पे यदि नजर डालते हैं तो एनीमिया हमें मिल चुका है। भारत में वर्षों से यह एक गंभीर समस्या रही है। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी से है। एनीमिया सबसे प्रमुख कारण क्या है? लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन ना करना एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 आयु वर्ग वालों में देश के 57% महिलाओं, कितना 57%, बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 25% पुरुषों को एनीमिया है। 15 साल से कम उम्र की 46% लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं। ठीक है, सिम्टम ऑफ एनीमिया को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हालिया पुस्तक द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए शशिकांत दास, बी शशि थरूर, सी मेघनाथ देसाई और डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसका सही आंसर है सी मेघनाथ देसाई। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी एम्बर्ड द पुअर नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह किताब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन को बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य के एक होटल चंपक बंगले, ये नाम याद रखना है आपको, चंपक बंगले को यूके स्थित सर्टिफिकेशन फर्म द्वारा सीमित इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी गोवा। और इसका सही आंसर ए मध्य प्रदेश है। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं किसे मिला है। तो पचमढ़ी में स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन के एक होटल चंपक बंगले को मिला है। पूछा जा सकता है कि चंपक बंगला कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। किसने? यूके स्थित सर्टिफिकेशन फर्म के द्वारा ये इन्हें प्रदान किया गया है सर्टिफिकेट। किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो सीमित इंडेक्स क्वांटिटी सर्टिफिकेशन से इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है। ब्रिटिश काल में चंपक को पहले लैंसडाउन हाउस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के नाम पर ये आपसे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंसडाउन हाउस को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो वो सही आंसर है चंपक। चंपक बंगला 2008 में एमपी टूरिज्म को हस्तांतरित कर दिया गया था। अक्टूबर 2009 से चंपक बंगला हेरिटेज होटल और रिजॉर्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी हमने दे दी है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में सफल हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो हमारा प्रयास है आज का सवाल, ये इसलिए हम देते हैं ताकि आपको सवालों के बारे में प्रैक्टिस हो, आपको इंफॉर्मेशन हो। जब आप सॉल्व करेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो चीज़ें लिखते समय अधिक याद होंगी। इसी लक्ष्य और इसी उद्देश्य के साथ हम रोज आपको एक क्वेश्चन देते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका आंसर करें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, हाल ही में बने क्रिस हिफकिंस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ए ऑप्शन है फिलीपींस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, ये आपके लिए है, ठीक है, आपको फायदेमंद रहेगा। चलिए उसके बाद यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।